वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम कुछ हमको बताइए कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है, हमको सिलेबस करा दीजिए। तो ये जो मैराथन सेशंस आपके लिए शुरू हो रहे हैं, इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यूपी टेट के लिए, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैराथन है। सबसे पहले केमिस्ट्री का सेक्शन है और इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक हैं। आज की जो ये मैराथन सेशन है, इसमें आप केमिस्ट्री, पहली बात तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इस मैराथन सेशन में आप ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। पदार्थ क्या है, सब्सटेंस क्या है, इनका समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना और प्रकृति। बेसिक ये टॉपिक किससे संबंधित है, आपका एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब क्या होती हैं, वो केमिस्ट्री का उससे रिलेट करता हुआ ये टॉपिक है। तो इसको हम रैप अप करेंगे और ये क्लास आप देखिए, इससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका अपना टॉपिक। और फिर आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी तरह से मैं आपका जो जितना भी सिलेबस है वो इस मैराथन या मैराथन के थ्रू जो है वो आपका कवर अप करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए ये मैराथन सेशन देखिए और अपनी जो तैयारी है वो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके थ्रू जो है वो आप कर लेंगे। पहले हम समझेंगे एटम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, परमाणु, और मॉलिक्यूल जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एटम क्या है। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज़ ये आयरन का पीस है, मैंने आपसे कहा इसको आप तोड़ना शुरू करिए, तो आप तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इमेजिन करना है आपको, रियलिटी में आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको एक ऐसा कण मिल जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। और वही छोटे से छोटा पार्टिकल किसी भी तत्व का जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, वही आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु वह छोटे से छोटा कण है किसी भी तत्व का जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, और ऐसा तत्व आप रियलिटी में प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र अवस्था में इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो जो हाइड्रोजन है वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है। तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका हाइड्रोजन का एटम होगा। सेम ऐसी अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो ऑक्सीजन का जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका ऑक्सीजन का एटम होगा। अगर मैं आयरन की बात कर रही थी, तो आयरन का जो सबसे छोटा कण था वो आयरन का एटम था। तो एटम क्या है, एटम आपका सबसे छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट में, वो स्वतंत्र अवस्था में आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही आपका परमाणु है, एटम होता है। अब हम समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है। देखिए, जब दो एटम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बना देते हैं, वो आपका अणु बना देते हैं, वो आपका मॉलिक्यूल बना देते हैं। और मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिसमें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। एलिमेंट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व। देखिए, जो एलिमेंट होता है ना, उसमें जो एटम होंगे, उसमें जो परमाणु होंगे ना, वो एक ही प्रकार के होंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो एटम हैं, और दोनों एटम किसके हैं, आपके ऑक्सीजन के हैं। उनके अंदर वो एटम हैं जिनमें एक ही प्रकार के गुण हैं, तो वो होते हैं आपके क्या, तत्व, एलिमेंट। जैसे अगर मैं आयरन की ही बात करी थी, तो आयरन में जितने भी एटम होंगे वो सब कैसे होंगे, एक ही गुण वाले होंगे। एक ही गुण वाले एटम जब एक साथ होते हैं तो वो आपका एलिमेंट बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं जब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन के एलिमेंट हो गए, और जब ये दोनों एलिमेंट के जो एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, जब ये ज्वाइन करते हैं एक निश्चित प्रपोर्शन में, एक निश्चित रेशो में, तो ये आपका क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O, पानी, जल। H2O क्या है, वो आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है। और ये जो यौगिक है वो क्या है, वो भी एक तरह का मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेकिन अगर मैं खाली ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, O2, जिसमें कॉम्बिनेशन है दो एटम का, तो वो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
लेकिन जैसे ही मैं H2O की बात करूँगी तो वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल अणु क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, जब बहुत प्रकार के एटम, जब एक प्रकार के एटम एक साथ आते हैं तो वो तो आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। जब अलग अलग प्रकार के एटम एक साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, तो वो आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाते हैं, वो आपके यौगिक कहलाते हैं, किसके? अणु के। ठीक है, तो समझ में आया मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल भी आपका तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन है आपके आसपास होती है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में, इंडिपेंडेंट स्टेट में आपके पाए जा सकते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जो एटम होता है वो आपका इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाया जाता। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल एक एटम का होगा, जैसे आर्गन, हीलियम, इनमें एक ही एटम होता है, तो ये होते हैं आपके मोनो एटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक सॉरी दो, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनमें क्या होता है? इनमें दो एटम होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं डाई एटॉमिक, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं वो बने हैं दो एटम के ज्वाइन करने पर। फिर आते हैं आपके मल्टी एटॉमिक, जिनमें दो, तीन, चार, दो से ज़्यादा है ना, जैसे फॉस्फोरस है तो उसमें 4 एटम हैं, सल्फर है उसमें 8 एटम हैं, एक साथ ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने बनाया है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये होंगे आपके मल्टी एटॉमिक। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है? कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये हमेशा कैसी स्टेट में होते हैं? हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित रेशो में ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। और इनका जो रेशो बताया जाता है वो इनके मास के अकॉर्डिंग बताया जाता है, इनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और हर एलिमेंट का, या फिर मैं ये कहूँ हर एटम का, हर परमाणु का अपना एक भार होता है। जैसे कार्बन का भार होता है कितना? 12, हाइड्रोजन का भार होता है 1, ऑक्सीजन का भार होता है 16। और इनका जो रेशो है, जिस रेशो में ये मिक्स होते हैं वो फिक्स होता है, और उसको हम बताते हैं किससे? इनके भार से, इनके मास से। जैसे H2O पानी है, पानी में क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का भार कितना होता है? 1, दो एटम का भार कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन के एक एटम का भार कितना होता है? 16। ये याद करने पड़ते हैं, ये फिक्स होते हैं। और अब हम इसको रेशो में देखेंगे तो 1:8 बन जाएगा 2 की टेबल में कटने के बाद। तो ये जो हमेशा मिक्स होंगे, ज्वाइन करेंगे, वो हमेशा किस रेशो में होंगे? बाय मास 1:8 में ही होंगे। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एक एटम जिसका भार कितना है? 12, ऑक्सीजन के दो एटम, एक एटम का भार 16 होता है, तो दो एटम का भार कितना होगा? 16 × 2। और इसका रेशो हमें बताना है, ये कितना हो जाएगा? 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6, 2, 8 जा 16। तो रेशो कितना आया? 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंपाउंड हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं, वो हमेशा किस रेशो में होंगे? 3:8 में ही होंगे बाय देयर मास। सेम ऐसे ही अमोनिया, जो यहाँ पर लिखा है आपका क्या है? NH3। ये जो NH3 है, इसमें जो रेशो बनेगा वो आपका 14:3 बनेगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है और जो आपका हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक भार, जो मास होता है वो कितना होता है? वो आपका 14 होता है। और H3 है तो हाइड्रोजन के 3 एटम होंगे, एक एटम का भार कितना होता है हाइड्रोजन के? वो 1 होता है, और 3 का कितना हो जाएगा? 3। तो 14:3 जो है वो आपका किसका हो जाएगा? अमोनिया का हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 3:4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किसका रेशो होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये किस रेशो में आ गए? ये 3:4 में आ गए। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, मास क्या है, अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आपको एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जिसकी मैं बात करी थी कि जैसे ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 16 है, कार्बन का भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का आपका 14 है। तो ये जो परमाणु भार हैं ये आपको नेट से याद करने हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे परमाणु द्रव्यमान, जितने भी एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उनके आप परमाणु द्रव्यमान जो हैं वो याद कर लेंगे।
और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, वो क्या है। किसी रासायनिक तत्व का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है, उसे ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखिए इनका जो एटॉमिक मास है एक परमाणु का बताना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कार्बन लिया, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु है उसका जो भार कितना है 12 है ना। उसके एक हिस्से का भार कितना होगा, एक है ना, एक का एक होगा, दो का दो, तीन चार पाँच, इस तरह से पूरे 12 हिस्से मिलाकर पूरा कार्बन का भार कितना बन गया 12। तो जो एक हिस्से का भार है, अब जैसे मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ उसका भार कितना है 16। तो ये कह रहे हैं एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है जैसे 16, वो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग से कितना भारी है, ये इससे 16 गुना भारी है। और यही क्या है, ये आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान कुछ नहीं है, सिंपली कार्बन के 1/12 भाग से जितना ज़्यादा भारी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, वही उस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक मास है, जो हम कंपैरिजन करते हैं किससे, कार्बन के 1/12। मतलब जो कार्बन का 12वां हिस्सा है, जिसका भार कितना होगा 12वें हिस्से का, टोटल भार कितना है 12, और 1/12 का भाग का मुझे भार बताना है तो वो कितना होगा, 1 होगा। जब कार्बन के 1/12 भाग का भार जो है अगर 1 है, और मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन का भार कितना है 16 है, तो वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, 1 से, कि ये कार्बन के 1/12 भाग से कितना ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा है। और यही क्या है, यही आपका एटॉमिक मास होता है। इसी तरह से इसी को बताया गया है और ये आपको याद भी करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम दैट इज टेकन एज 1 U। इसको हम U में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के एक एटम का पूरा भार कितना होता है 12, लेकिन 1/12 एटम का भार कितना होता है, वो 1 होगा। और उस 1 से निकालने के बाद हमने अदर एलिमेंट के सब के भार बता दिए, कि अगर मैं ऑक्सीजन को 16 बोल रही हूँ तो इसका मतलब वो कार्बन के 1/12 भाग से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। आप कहेंगे ये सब क्यों लिया, ये सब इसीलिए लिया क्योंकि इनके भार जो हैं बताने इतने आसान नहीं थे, वो पॉइंटों में थे। तो पॉइंटों में ना रहें चीज़ें, इसलिए एग्जैक्ट बताने के लिए इन्होंने कार्बन का 1/12 भाग लिया, जिसकी वैल्यू 1 थी, और उस 1 की वैल्यू से फिर इन्होंने सारे जो एटम हैं उनके जो भार हैं वो बता दिए। आप कहेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन होता है उसका भार भी तो 1 होता है, तो इन्होंने हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया, उससे तो बहुत आसानी से पता चल जाता। क्यों इन्होंने कार्बन का 1/12 भाग लिया, जिसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों इन्होंने हाइड्रोजन नहीं लिया, इन्होंने हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो भार होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि आपको पता होगा ये एक आइसोटोप है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें इसके अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, 1 2 3। इसलिए हमने हाइड्रोजन नहीं लिया, हमने लिया कार्बन, और कार्बन का भी 1/12 भाग, जिसकी वैल्यू होती है 1। और उससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं कि अदर परमाणु का भार कितना होगा। वो अगर मैं बोल रही हूँ 16, तो मतलब वो कार्बन के 1/12 से कितना ज़्यादा है, वो आपका 16 ज़्यादा है। और यही आपका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, देखिए हम इनको एक यूनिट देते हैं जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई ही बोलते हैं। जैसे 1/12 भाग को मैं अगर 1 बोल रही हूँ तो वो 1 U ही क्या है, उसकी एटॉमिक मास यूनिट है। याद रखेंगे, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के 12वें भाग को हम क्या बोलते हैं, उसके जो 12वां भाग है जो 1 था, वो ही आपका एटॉमिक मास यूनिट है। और उसी के बेसिस पर हम अदर एटम के जो मास हैं, जो द्रव्यमान है, वो हम बताते हैं। कुछ के एटॉमिक मास मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16,
यू होता है। ये जो यू है ये आपका एटॉमिक मास यूनिट ही है। और क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यू, तो 16 की गुणा करेंगे तो 16 इंटू 1 करोगे तो 16 यू ही रहना है ना, है ना। तो समझ में आया, 16 यू। जिंक, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65। सोडियम का कितना होता है आपका, 23। कार्बन का कितना होता है आपका, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 यू। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 यू। सल्फर का 32, कैल्शियम का 40। ये कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें सबके आपको एटॉमिक मास जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। बाकी टेलीग्राम पर भी मैंने भेजे थे। जैसे सोडियम ऑक्साइड क्यों याद करने हैं, क्योंकि इनसे आपसे फिर वो पूछेगा इस पूरे सोडियम ऑक्साइड का हमको एटॉमिक मास बताओ। और इसका एटॉमिक मास बताने के लिए पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर हर एटम का जो एटॉमिक मास है वो आपको याद होना चाहिए। तब आप जाकर पूरे जो कंपाउंड है उसका मास जो है वो आप बता पाएंगे। तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, Na2S। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4Cl। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। इस तरह से मैंने ये सारे लिख रखे हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। मीथेन का पूछा जाता है पूरा भार तो CH4। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ये तो आप स्नैपशॉट खींच लीजिएगा और सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। अब ये आपसे H2O का आपसे पूरा पूरा मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है H2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड है। और कंपाउंड भी कैसा है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर ये इस मॉलिक्यूल का पूरा मास पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बता रखा है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। अब यहाँ पर क्योंकि 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिया, जो 1 इंटू 2 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस आएगा। अब हम ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। 16 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया टोटल एटॉमिक मास, वो आपका 18 यू निकल कर आ गया। सेम ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा है मॉलिक्यूलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का। जो होता है आपका फॉर्मूला क्या, HNO3। क्या होता है, HNO3। तो हम HNO3 का क्या बताएंगे, आपका पूरा मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है, H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो एक ही एटम है तो एक की वैल्यू एक ही होती है हाइड्रोजन की। फिर इन्होंने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 14, और उसका भी एक ही एटम है। लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और एक की वैल्यू 16 होती है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू 3। और इन सबको फिर जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने करा भी है, 1 प्लस 14 प्लस 48, क्योंकि 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। और इन सबको ऐड कर लिया तो आपका कितना आ गया, 63 यू आ गया। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में सिंपली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे सिंपल सिंपल मीथेन क्या पूछ लेगा, है ना। जहाँ पर जैसे लिखे हैं तो आपसे मीथेन का पूछ लेगा, जैसे CH4। तो कार्बन का एक एक एटम का मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1। और 4 का कितना होता है, 4। 12 प्लस 4 करोगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका, 16। तो इस तरह से इन फॉर्मूले से आपसे पूरा मॉलिक्यूलर मास जो है वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हमें कैल्शियम आपका क्लोराइड जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये रहा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का अब हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए कैल्शियम के एक एटम का भार कितना होता है, कार्बन के 1/12 भाग से वो कितना ज़्यादा होता है, वो 40 ज़्यादा होता है, इसलिए उसका एटॉमिक मास कितना है, वो 40 है। अब फिर क्या है आपका, क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो 2 इंटू क्लोरीन के एक एटम की वैल्यू होती है 35.4। ये आप याद कर लीजिएगा। सारे जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब के आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, तभी आप इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे अगर पता है कैल्शियम की कितनी होती है, वो आपकी 40 होती है, तो 40 प्लस, और आपकी जो क्लोरीन है उसके 2 हैं तो 2 बार करना है, मतलब 2 इंटू पहले एक का पता होना चाहिए वो कितना होता है 35.4। 2 का कितना होगा, 2 से गुणा कर दी तो 40 प्लस ये जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया, 111 यू बन गया। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, जो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा।
एग्ज़ाम के लिए, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए समझते हैं मोल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, या जैसे मतलब सॉरी, जैसे हम करते हैं कि जो फल होते हैं, जैसे फल होता है, केला होता है, तो केले में हमें पता होता है कि एक डज़न में 12 केले होते हैं। तो वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फ़िक्स वैल्यू बता रहा है फल की, केले के फल की, कि हाँ एक डज़न में 12 केले होंगे। सेम ऐसे ही मोल भी जो है एक ऐसा ही इकाई होती है, एक ऐसा ही यूनिट होती है जो ये बताती है कि किसी पदार्थ में कितना नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है, उस पदार्थ की जो मात्रा है, चाहे उसमें जो एटम है, चाहे उसमें वो मॉलिक्यूल है, अणु है, परमाणु है, चाहे उसमें आयन है, वो कितने अमाउंट में है, उनकी एक फिक्स वैल्यू बताता है कौन, मोल। जैसे हम बोलते हैं एक डज़न में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही जब हमें किसी पदार्थ के बारे में, उसके अमाउंट के बारे में बताना होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एक मोल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, या कितने नंबर ऑफ आयन होंगे, तो वो होंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻23। और ये वैल्यू फिक्स होती है। जैसे केले में फिक्स वैल्यू है कि एक डज़न में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन इन 1 मोल, एक मोल में कितने होंगे, तो वो आपके 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। और यही आपका मोल होता है जो हमें बताता है कि किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में, किसी पदार्थ की जो मात्रा है, उसकी मात्रा कितनी है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं फिक्स, वो ये यहाँ पर बताता है आपका कौन, मोल। तो मोल आपकी एक इकाई होती है जो पदार्थ की मात्रा बताती है, अमाउंट ऑफ मैटर आपके बताती है। और मोल किसी पदार्थ में, परमाणु, किसी सब्सटेंस में कितने एटम हैं, कितने अणु मॉलिक्यूल हैं, उसमें कितने आयन हैं, उनकी एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है जो होती है आपकी एक मोल। एक मोल बराबर होता है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बस यही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है। तो एक मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और ये हमें बताती है कि किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो है आपकी एक मोल। अब देखिए जो एक मोल की वैल्यू होती है ना, इसे ही हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। तो याद रखिए एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू एग्जाम में अगर पूछी जाए तो वो भी कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 ही होती है। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा भी है। अगर आता है नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए कितने एटम होंगे एक मोल में। एटम की जगह मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल या आयन एक मोल में, एक मोल में उसकी कितनी वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। सेम वैसे ही जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो सेम ऐसे ही एक मोल में नंबर ऑफ एटम, जो परमाणुओं की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा एक मोल की, और आपसे कहेगा कि एक मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए नंबर ऑफ एटम इन 3 मोल, 3 मोल में कितने होंगे। जब एक मोल में इतनी वैल्यू है तो सीधी सी बात है 3 मोल में कितनी वैल्यू होगी, इसकी हम मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1.81 इंटू 10⁻24। ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पता होनी चाहिए कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, सेम ऐसे ही एक मोल में कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, तो वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद वो कितने भी मोल में आपसे पूछ ले तो वो संख्या आप वहाँ पर बता पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है आगे एवोगैड्रो नंबर। तो ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो वही है जो आपका एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु
एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसको हम एक मोल भी बोल सकते हैं या एक ग्राम भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हम उसे भार में ले रहे हैं या संख्या में ले रहे हैं। जब हम उसे भार में लेंगे तो जब हम उसे वेट में, जब हम उसे मास में लेंगे, द्रव्यमान में लेंगे तो हम 1 ग्राम बोलेंगे। जब हम उसमें संख्या में ले रहे हैं उसको तो हम उसे 1 मोल बोलेंगे। तो मैं यहाँ 1 ग्राम बोलूँ या 1 मोल बोलूँ तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, उसमें जो एटम की संख्या है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। या किसी पदार्थ, कोई भी आपका तत्व हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या यौगिक या आपका कंपाउंड हो सकता है, उसके 1 ग्राम अणु, 1 मोल में उपस्थित अणुओं की, मॉलिक्यूल की संख्या भी कितनी होती है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये मैंने बता दिया है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ एटम हो, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है 1 मोल में, तो उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे हम एन नॉट, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को, याद रखिए। और यहाँ पर इसकी ये वैल्यू भी लिखी हुई है। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये चीज़ें मैंने आपको इतनी बार बोल दी है ना कि अब आपको ये जो वैल्यू है ना वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वैल्यू जो है आपको, एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है, ये आपके माइंड में जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रट जाएगी। देखिए, इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, तो बहुत कंसंट्रेशन से समझें। ये कह रहा है कि 1 मोल पदार्थ का ग्राम में भार, सपोज मेरे पास कार्बन है, कार्बन एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है, तो इसका 1 मोल, 1 मोल के पदार्थ, मैंने कार्बन का कितना पदार्थ लिया, 1 मोल। जैसे 1 मोल में 12 डजन है, सेम ऐसे ही मैंने 1 मोल का पदार्थ लिया है जिसका ग्राम में भार जो होगा, इसी पदार्थ के, इस कार्बन के पदार्थ का जो एक परमाणु है उसके एटॉमिक मास के भार संख्या के बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, 12 यू के बराबर होगा। क्योंकि कार्बन के एक परमाणु का एटॉमिक मास यूनिट, आपका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 12 यू होता है। और ये जो यू होती है ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये इसकी इकाई है। तो याद रखेंगे 1 मोल जो ग्राम में होगा वो उसी परमाणु के एक एटम का, जो एक परमाणु का जो एटॉमिक मास यूनिट होगा उसके बराबर होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया। अगर मैं ऑक्सीजन के 1 मोल की ग्राम में बात कर रही हूँ तो वो मेरा 16 यू के बराबर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट जो है, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होता है। तो 1 मोल जो ऑक्सीजन है वो 16 यू के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। द वेट इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेट इन द एएमयू ऑफ 1 मोट एटम, या फिर एक मॉलिक्यूल, तो वो उसी के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा भी है, अगर मैं 1 यू, हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यू, तो वो उसके अंदर एक ही एटम है हाइड्रोजन का। सेम ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर भी क्या आ जाएगा, आपका 1 मोल ऑफ एटम आ जाएगा। क्योंकि हम इस 1 यू को बराबर किसके रखेंगे, 1 ग्राम के। और उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल आपका 1 एटम के बराबर हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। सेम ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि 16 यू ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 यू। और इस 16 यू के अंदर एक ही एटम है। और ये जो एक एटम है जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, ये आपके 16 ग्राम, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन जिसके अंदर भी क्या होगा, एक ही एटम होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपसे कहे 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल ऑफ एटम, 16 ग्राम में क्या होगा, 1 मोल एटम ही होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये पॉइंट था जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना था। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलर द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं है, उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। जैसे हमने पहले निकाला था किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, हम उनके सारे एटॉमिक मास को ऐड कर देते थे और वो पूरे हमारे अणु का जो मॉलिक्यूलर मास है, जो पूरा अणुओं का द्रव्यमान है, वो निकल कर आ जाता था। तो वही जो
मॉलिक्यूलर मास है वही आपका क्या कहलाता है, मोलर मास होगा। टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, है ना, मोलर द्रव्यमान। कोई भी अगर आपको फाइंड करना है किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे अणु क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वो होगा आपका पानी हो जाएगा H2O। ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा एटम हैं और वो भी अलग अलग तरह के हैं, तो वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एटम, वो एलिमेंट हो जाएगा। ये मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल का आपका द्रव्यमान है, यही आपका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। बस इतना याद रखना है। जैसे अब एग्जाम में पूछेगा कि फास्फोरस का आप हमें मोलर मास बताइए, तो फास्फोरस का मोलर मास वही होगा जो उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे फोस्फोरस है, फोस्फोरस के एक एटम का द्रव्यमान, एएमयू, द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना होता है फॉस्फोरस का, एक एटम का, वो 31U होता है। अब फॉस्फोरस में क्योंकि P4 होता है, P4 ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें 4 एटम है, तो इसकी गुणा किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे। जब 31 की गुणा 4 से करी तो ये आपका कितना हो जाएगा, 124 ग्राम हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, मोलर मास होगा। समझ में आया। अब जैसे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं और इसका आपसे मोलर मास पूछे एग्जाम में, मोलर द्रव्यमान पूछे, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हाइड्रोजन का एक ही एटम है और एक ही एटम का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, वो आपका एक ही होता है। और क्लोरीन का मैंने आपको पहले ही बता रखा है 135.5 होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका पूरा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान 36.5 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मोलर मास कुछ नहीं होता, सिर्फ उस पूरे सब्सटेंस का, जो हमने सब्सटेंस लिया है उसका हमें मॉलिक्यूलर मास बताना होगा, और वही आपका क्या होगा, मोलर मास होगा। क्योंकि इससे न्यूमेरिक होंगे तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कुछ रिलेशन जहाँ से न्यूमेरिक आपके बनेंगे। देखिए, एक संबंध, एक रिलेशन देखना है आपको, किसके बीच में, मोल के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस में, जिसे हम छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटा n होता है नंबर ऑफ मोल, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन में आपको देगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सब्सटेंस में, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, जिसे हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा एक आपका रिलेशन किसके बीच में, मोल के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में। तो हो सकता है एग्जाम में आपको मोल की संख्या दे दे, और आपको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है जो कि फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, और आपसे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो आपको अगर मोल की संख्या पता है और एवोगैड्रो संख्या पता है, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सब्सटेंस में वो बता देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद एक और रिलेशन है किसके बीच में, ये भी नंबर ऑफ मोल, मोलर मास और खाली मास के बीच का रिलेशन है। तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग तरह से न्यूमेरिक होते हैं, हम आगे अभी देखेंगे। तो इस केस में ये जो छोटा n है, जो आपका नंबर ऑफ मोल है, ये बराबर होगा कितने के, मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का द्रव्यमान जो आपको क्वेश्चन में देगा, वो हम छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे क्या आएगा आपका, मोलर मास, जिसे हम बड़े m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दे दे और आपको उस सब्सटेंस का मोलर मास पता ही होगा, वो सब आप ऐड करके निकाल सकते हैं, तो उसमें आप मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो बता सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं और इनसे आपके न्यूमेरिक बनते हैं। तो दोनों ही केस में हम नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, एक में नंबर ऑफ पार्टिकल के माध्यम से और एक में मास के थ्रू, द्रव्यमान के थ्रू। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम न्यूमेरिक देखते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्न में से हमें इन सब का द्रव्यमान, इनका जो मास है वो हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जब मास की बात कर रहा है और इसने बोल दिया 0.2 मोल ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन का एटम है, 0.2 मोल ऑक्सीजन का जो परमाणु है, एटम है, उसका हमें द्रव्यमान बताना है, उसका हमें मास बताना है। तो सीधी सी बात है, सेकंड वाली रिलेशन यहाँ पर फिट होगी, क्योंकि सेकंड वाली रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर मास ऑफ सब्सटेंस जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, और मोलर मास जो हम नीचे रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, द्रव्यमान, मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, और जब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो हम इस मोल को ऊपर
ऊपर ले जाएंगे, मोलर मास को हम ऊपर ले जाएंगे और ये इस नंबर ऑफ मोल से गुणा हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा मास निकालने का, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, क्योंकि जो मोलर मास की वैल्यू है ये इधर चली गई और यहाँ से हम किसी भी सब्सटेंस का, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो हम इस ऑक्सीजन का मास जो द्रव्यमान है वो बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल की संख्या दे दी है, वो कितनी है 0.2, तो मैंने 0.2 रख दिया। और मुझे पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, वो उसका एटॉमिक मास ही होगा, और वो कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मैंने 16 रख दिया और 0.2 की 16 से मल्टीप्लाई करी, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, एटम हैं, उसका मास जो है, उसका जो द्रव्यमान है वो निकल कर आ गया 3.2 ग्राम। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में भी बता सकते हैं, 0.2 मोल जल के अणु, ये अणु होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जल क्या होता है H2O, तो यहाँ पर एक एटम तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका अणु है, ये मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमें इस मॉलिक्यूल का जो पानी है H2 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी है, इसका हमें मास बताना है, इसका हमें द्रव्यमान बताना है। तो सिंपली हम यही फॉर्मूला रखेंगे, नंबर ऑफ मोल की गुणा किससे कर देंगे, मोलर मास से। तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ मोल जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं, कितने हैं 0.5, और मोलर मास मुझे निकालना होगा किसका, H2O का। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो एक की वैल्यू कितनी होती है, एक का एटॉमिक मास कितना होता है, एक, 2 का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 16, 16 प्लस 2 करूँगी तो कितना हो जाएगा 18। तो ये जो मोलर मास है वो कितना निकल कर आ गया इस अणु का, इस मॉलिक्यूल का, वो 18 है, और 18 की गुणा 0.5 से करेंगे तो वो आपका निकल कर आ जाएगा 9 ग्राम। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिक वाला कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिक देखते हैं जो हमारे इन्हीं फॉर्मूले पर, पहले और दूसरे फॉर्मूले पर आधारित हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर से हमें मोलों के संख्या बतानी है, 452 ग्राम ऑफ हीलियम। He क्या है, हीलियम, तो हमें 52 ग्राम, ये मतलब इसका मोलर, इसका हमें द्रव्यमान भी दे रखा है, और हीलियम का मैं मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लूँगी, और उसके बेसिस पर मैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बता दूँगी। एक तो मुझे ऐसे बतानी है, और दूसरे केस में इसकी जो पार्टिकल की संख्या है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, और उसके बेसिस पर मुझे नंबर ऑफ हीलियम के जो एटम हैं वो मुझे बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर पूछ रहा है वो मुझे बताना है। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो तो बताने हैं, और मुझे इसका ये जो हीलियम है, ये जो सब्सटेंस दिया है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, ये जो मोलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ये तो हीलियम खाली सिंगल है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और मुझे पता है जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 4, तो सीधी सी बात है इसका मोलर मास, जो हीलियम का मोलर मास है जिसे हम बड़े M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। और क्वेश्चन में मुझे इस हीलियम का द्रव्यमान, इसका जो भार है, इसका जो मास है वो दे रखा है, जिसे हम छोटे M से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दे रखा है 52 ग्राम दे रखा है। सीधे से फॉर्मूले में रखूँगी, जो मेरा पहली वाली रिलेशन थी, दूसरी वाली रिलेशन थी ये वाली, यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूँगी, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मास भी दिया है और मोलर मास मुझे पता है हीलियम का कितना होता है, वो 4 होता है। आप नेट पर सर्च करेंगे और सभी के मोलर मास, या फिर मैं कहूँगी मोलर मास ही क्या है, उनके एटॉमिक मास, सबके एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने पहली वाली क्लास में भी बोला था। अगर किसी बच्चे ने याद कर लिए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो तत्व हैं, उनके एटॉमिक मास क्या हैं, उनके परमाणु भार क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सा नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 52 ग्राम जो है वो हमने ऊपर रख दिया, और जो मोलर मास है वो हमारा नीचे आता है जो कि 4 है, और इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ से आंसर निकल कर आ गया नंबर ऑफ मोल कितने, 13 मोल। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें पार्टिकल के बेसिस पर निकालना है, और जब पार्टिकल के बेसिस पर निकालना है तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ से भी हम नंबर ऑफ मोल बता देंगे, क्योंकि मुझे पार्टिकलों की संख्या दे दी है, वो कितनी है 12.044 इंटू 10⁻23, और मुझे पता है मेरा एवरगैद्रो नंबर कितना होता है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इससे ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट
कट जाएगा और इसकी टेबल में ये 2 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वो आपके 2 मोल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखना है जो थोड़ा और बड़ा है और इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे, बस ध्यान रखिए। देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, हर उसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे मैं ये वाला फॉर्मूला लूँगा, इसमें एवोगैड्रो मुझे पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे देगा तो मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा, लेकिन या मैं निकाल दूंगी, लेकिन क्वेश्चन में यही करा है, उसने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको नहीं दिए हैं। अब जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस केस में हमें एक रिलेशन बनानी होती है, उसको अब हम अच्छे से समझते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता करने हैं किसमें, 46 ग्राम ऑफ Na सोडियम में, है ना। Na क्या होता है, सोडियम, और इसका हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं इस सोडियम में। देखिए पहला वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो आपके मास, जो आपका द्रव्यमान होता है, और जो आपका मोलर मास होता है जिसे हम बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बराबर होता है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी आपके पार्टिकल दिए हैं, और जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसके बराबर होता है। तो इन दोनों केस में ये दोनों एन नंबर ऑफ मोल तो कॉमन है, और जब नंबर ऑफ मोल इनकी संख्या कॉमन है तो हम इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, बराबर रखने से क्या होगा, m/m, ये जो आपका मास है और जो मोलर मास है ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर के। और यहाँ से एक रिलेशन बनेगी, यहाँ से मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बता सकती हूँ, इस एवोगैड्रो नंबर को मैं ऊपर ले जाऊँगी मल्टीप्लाई में, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का। क्या, मास जो आपको क्वेश्चन में देगा और उसी सब्सटेंस का मोलर मास, और इनटू में हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर करेंगे, और यहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ा एन है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एवोगैड्रो की वैल्यू फिक्स होती है जो आपको मैंने याद करा दी है, मास ऑफ सब्सटेंस आपको क्वेश्चन में दे देगा, और इसके बेसिस पर हम इसी एन की, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला जो सब्सटेंस में हमें बताना है उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। और यही यहाँ पर इन्होंने करा है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, इसका मास बटे मोलर मास इनटू एवोगैड्रो जो संख्या है। तो मुझे मास पता है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 46 ग्राम, तो इसकी जगह देखिए यहाँ पर इन्होंने रख दिया है 46, और मुझे पता है जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक मास या इसका मोलर मास कितना होगा, वो 23 होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए, या नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एटॉमिक मास हैं और उनकी जो संख्या है वो आपको इसी में ऐड कर दूंगी, ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी इनकी वैल्यू, और वहाँ से भी आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो इनकी एटॉमिक मास होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान होता है, क्योंकि वही उस सब्सटेंस का, अगर उसका खाली एक एटम है तो वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम के एक ही एटम की बात हो रही है, एक ही परमाणु की बात हो रही है, और उसका एटॉमिक भार, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो 23 होता है। तो नीचे आपका मोलर मास वही होगा जो उसका भार है, वो है आपका 23, तो नीचे रख दिया 23, और मल्टीप्लाई कर दी इसकी किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ये आप ध्यान से करेंगे, इसकी टेबल में ये 2 टाइम चला जाएगा, और 2 से फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी 6.022 की, और ये आंसर आपका निकल कर आ गया 12.044 इंटू 10⁻23। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये अब आपका पूरा एक फॉर्मूला बन गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का। गिवन मास जो क्वेश्चन में देगा, मोलर मास जो हमें पहले से पता होना चाहिए, और एवोगैड्रो नंबर भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ये 8 ग्राम पहले से ही हमें मास दे रखा है। तो मास मुझे पता है 8 ग्राम, और मुझे पता है जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन खाली O, एक एटम नहीं दिया, पूरा O2 बोला है, मॉलिक्यूल है ये,
और जब जहाँ पर 2 एटम आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, वो अणु बन जाता है। तो ये आपका मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन का 1 एटम नहीं है, 2 एटम है। O के अंदर O2 लिखा है तो O + O 2 हैं, तो एक की वैल्यू 16 है और उससे अगले की वैल्यू भी 16 होगी, तो 16 + 16 तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 32। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, वो आपका 32 ग्राम हो जाएगा। और एवोगैड्रो संख्या तो मुझे पता ही है 6.022 × 10⁻23। अब आप कहेंगे मोलर मास हम ग्राम में, हम इसको 32 U क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 U की वैल्यू 1 ग्राम के बराबर होती है। याद है वो शुरू में हमने जो रिलेशन पढ़ी थी अभी पीछे? तो इसी वजह से यहाँ पर जो मोलर मास है वो आपका 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम और U जो हैं वो आपके बराबर हैं। ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, सिंपल सा फॉर्मूला में रखा, 8 ग्राम ऊपर आ गया जो गिवन है, हमें मोलर मास हमने निकाल ही लिया ऑक्सीजन का, O2 O + O 16 + 16 दैट इज़ 32, तो नीचे 32 आ गया आपका, और मल्टीप्लाई हमने कर लिया एवोगैड्रो से। तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की टेबल में 4 टाइम कटेगा, और 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड हम इससे करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 अप्रॉक्स में आ जाएगा, नियर बाय। ऑप्शन में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप पहचान लेंगे। तो आंसर हो गया 1.51 × 10⁻23। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया था, देखिए यहाँ पर हमें मोल की संख्या दे दी है, और कार्बन का मुझे पता है मोलर मास कितना होता है, वो होता है आपका 12, है ना, क्योंकि वही आपका उसकी परमाणु द्रव्यमान होता है, वो भी आपका 12 होता है। तो यहाँ पर ये भी पता है, मोल भी पता है, उसके बेसिस पर मैं नंबर ऑफ, क्या मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैं बता सकती हूँ, यहाँ पर मुझे n की वैल्यू पता है, वो कितनी है 0.1, मुझे मोल, जो मोल है मुझे उसकी वैल्यू पता है, और मुझे अपना एवोगैड्रो नंबर भी पता है। तो इस केस में मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, सिंपली पहला वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इस केस में मुझे नंबर ऑफ मोल भी पता है। पहले वाले फॉर्मूले में यही तो था, नंबर ऑफ मोल, ये छोटा n है, ये बराबर होता था किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल बटे एवोगैड्रो नंबर। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिए हैं, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है वो आपको दिए हैं कितने, 0.1। और मुझे यहाँ पर इसके एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, और मुझे एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है, और उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सीधा सा क्वेश्चन में रख कर बता दूंगी। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, n की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 बराबर, ये मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, और ये मुझे बताने हो, नीचे क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। और देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ भी गया है, और इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आपकी, क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ से एक वो कम हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 6.022 × 10⁻22। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, बहुत हाई लेवल तक समझा दिया है, ताकि अगर चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपका अगर ये क्वेश्चन आता है एटम और मोलिक्यूल वाला सेक्शन, तो वहाँ से आपका नंबर नहीं जाना है। बहुत ही अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। बहुत ही बेसिक लेवल पर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और इजीली आपको समझना है। देखिए आपने पढ़ा एटम होता है ना, परमाणु होता है, वो जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट कण है किसी भी सब्सटेंस का, वो आपका एटम है, परमाणु है। उस परमाणु के अंदर क्या होता है वो हमें देखना है, उसका स्ट्रक्चर। देखिए इसके केंद्र में होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है केंद्र में, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये केंद्र में होता है इसके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ में आया एटम क्या है। एटम के सेंटर में क्या है आपका न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ हैं, एक क्या है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक आपका न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं, ये जो हमारा नाभिक है, ये जो न्यूट्रॉन है, हम इसको पूरे को पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज है नहीं, और आपके प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल हम इस पूरे ही न्यूक्लियस का, हम इस पूरे ही नाभिक का जो चार्ज मान लेते हैं, जो आवेश मान लेते हैं, वो पॉजिटिव मान लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो इस नाभिक, इस न्यूक्लियस के आसपास कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम
इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो समझ में आ गया पूरा ये स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन है आपका एटम का। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, आपके ई गोल्डस्टेन ने जो है आपकी प्रोटॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, आपकी जे चैडविक जो हैं उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। और जो नाभिक है, ये पूरा सेंटर में जो नाभिक है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन भी आ जाएगा और न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, तो इस नाभिक, इस न्यूक्लियस की जो खोज है वो आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। तो ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो तो आपकी की है जे थॉमसन ने। अगर मैं प्रोटॉन की खोज की बात करूं तो वो की है गोल्डस्टेन ने। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर रही हूं तो वो की है चैडविक ने। और इस पूरे नाभिक की खोज जो की है वो की है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद इसको रखना होगा। यहाँ पर यही लिखा है परमाणु, ये जो एटम है इसके केंद्र में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और वो साइज में इस पूरे एटम, इस पूरे परमाणु की तुलना में इस जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक है, इसका साइज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जो नाभिक है, नाभिक को भी दो भागों में बांटा जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहली बात तो इनके संकेतों की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं इनके द्रव्यमान, इनके मास की बात करूं तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ये होता है, प्रोटॉन का ये होता है और न्यूट्रॉन का ये होता है। ये आप स्नैपशॉट खींच के इसको लर्न करेंगे। और जो ओवरऑल सापेक्ष द्रव्यमान है वो इनका कितना माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट 0 होता है, प्रोटॉन का उतना ही होता है जितना आपका हाइड्रोजन का होता है लगभग, वो भी 1, और न्यूट्रॉन का भी आपका 1 ही होता है। ठीक है, और इनके चार्ज की बात करें, सापेक्ष ओवरऑल इनके चार्ज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका जो एटम है, परमाणु है, उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो एटम होता है, परमाणु होता है, इसके सेंटर में होते हैं, इसके न्यूक्लियस में होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पूरे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर और डिटेल में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। वही बात लिखी है जो अभी मैंने आपको समझाई है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। सापेक्ष द्रव्यमान की बात करूं तो ऑलमोस्ट इसका 0 होता है। और इस पर चार्ज कैसा होता है, इस पर आवेश कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऋणात्मक होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और इसकी खोज कैसे करी गई, किन किरणों के माध्यम से की गई, तो इसकी खोज जो है कैथोड रे पर टेस्ट कर कर, जब एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड रे पर, तब जाकर इसकी खोज हुई। और इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन सेम ऐसे ही, इसका जो द्रव्यमान है, सापेक्ष द्रव्यमान है, इसका जो रिलेटिव मास है वो कितना होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का जो एटम है, परमाणु है, उसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका धनात्मक होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो इसकी खोज का श्रेय जाता है वो आपका गोल्डस्टीन को जाता है। और इन पर गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एनोड रे का प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि जो न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन है, जो गोल्डस्टीन है, उन्होंने प्रोटॉन की खोज किस किस पर एक्सपेरिमेंट कर कर की, तो उन्होंने की थी किस पर एक्सपेरिमेंट कर कर, आपकी एनोड रे पर एक्सपेरिमेंट कर कर। उसके बाद न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, परमाणु के जो अंदर है, आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसी के अंदर आपके न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिन पर जो इनका द्रव्यमान है, याद रखेंगे, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के, जो इनका रिलेटिव मास है वो प्रोटॉन के रिलेटिव मास के लगभग बराबर होता है। लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है
किस पर कोई चार्ज नहीं होता तो वहाँ पर आप न्यूट्रॉन टिक करेंगे, न्यूक्लियस मत कर देना। न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव है और इस पर कोई नहीं है, तो कुल मिलाकर पूरा जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की है। और चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल ऑन आपका कौन सा मेटल है? बेरिलियम मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की? उनको स्ट्राइक कराया किस पे? अल्फा पार्टिकल को। किस पर? आपका बेरिलियम के मेटल पर। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज अलग अलग साइंटिस्टों ने की। इनके नाम ही आपको बेसिकली जो है वो याद रखने हैं, और जितना मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम को लेकर, परमाणु को लेकर अपने मॉडल दिए, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जे थॉमसन ने ही जो एटॉमिक मॉडल है, परमाणु का मॉडल दिया। भले ही इनका मॉडल सफल नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही एटम के बारे में बताया। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं ना, वो घन आवेशों से बना एक ठोस गोला है। इन्होंने अपने मॉडल में यही कहा, एटम इज अ solid circle made up of positive charge in which electron are uniformly stacked everywhere like a melon seed। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सब जगह समान रूप से, तरबूज में जो बीज जिस तरह से धसे हुए होते हैं, उसी की तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे एटम में डिफाइन होते हैं। इन्होंने बिल्कुल तरबूज की तरह बोला। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना, ये ठोस है, सर्किल की तरह ठोस है, अंदर से भी ठोस है। इन्होंने इसको ठोस बोला, पर असल में पूरा जो एटम होता है वो ठोस नहीं है। सेंटर में नाभिक है, बाकी जो एटम है वो आपका खाली ही है। तो इन्होंने तो ये बोला कि जो एटम है वो पूरा भरा हुआ है अंदर से, और उसके बीच बीच में जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, सेम ऐसे ही उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो हैं इसी भांति धसे हुए होते हैं। और यही कारण है इस जे थॉमसन के द्वारा जो दिया गया मॉडल है, इस मॉडल को हम तरबूज वाला मॉडल भी बोलते हैं, इसलिए इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। देयरफॉर इट वाज आल्सो कॉल्ड थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। अब डिसएडवांटेज क्या था इनके मॉडल में? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में इन्होंने सही व्याख्यान नहीं की। इन्होंने सही तरीके से नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन्होंने केंद्रक की तो कोई बात ही नहीं की। न्यूक्लियस के बारे में जे थॉमसन ने कुछ नहीं बताया, और इन्हीं वजह से जो इनका मॉडल है, आगे चल के जब नए साइंटिस्ट ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया एटम को, तो इनका मॉडल जो है वो फेल हो गया। इसके बाद आता है सक्सेसफुल मॉडल किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें उन्होंने एटम को काफ़ी हद तक सही बताया, लेकिन कुछ चीज़ें उनके भी मॉडल में क्लियर नहीं थी। अब रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में साफ साफ बताया। इन्होंने बोला, एटम हैज़ अ स्मॉल बट हैवी न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोल दिया कि सेंटर में नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके आसपास ही होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो एटम है उसका अधिकांश भाग जो है वो खाली है, जो कि बात सही है। द मेजॉरिटी ऑफ इनसाइड ऑफ एटम इज एम्प्टी। और इन्होंने बोला जो एटम है वो आपका स्फेरिकल है, गोलीय है। ये सारी बात आपके अनरेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताई। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा है, और ये बात भी सही है। ये आपकी रदरफोर्ड ने ही बताई कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन, इन्होंने बताया इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो परमाणु का साइज है उससे बहुत छोटा है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो कि आवेशित कण हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्होंने इस बात को क्लियर करा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया किस प्रकार चक्कर लगाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस इन्होंने ये बता दिया कि नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या करते हैं? चक्कर
लगाते हैं। बट हिज मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। परमाणु की जो स्थिरता है वो इनका मॉडल नहीं बता पाया, और ना ही इनका मॉडल ये बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसमें किस प्रकार जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या उनकी कोई कक्षा बनी हुई है, क्या वो किसी शेल में रहती हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी जो रदरफोर्ड का मॉडल था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक सारी बातें जो एटम से रिलेटेड थी वो काफ़ी हद तक जो है अच्छे से क्लियर कर दी। उसके बाद ये जो शेल वाला सिस्टम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी शेल में चक्कर लगाता है, इस चीज़ को क्लियर किया किसने? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने भी परमाणु का एक मॉडल दिया, और इन्होंने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो कमियां थीं उनको दूर किया। बोर ने परमाणु संरचना के संबंध में कुछ अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बोला? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करता, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। इन्होंने साफ साफ बोला ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कुछ शेल में ही अपना चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा हर जगह घूमते रहते हैं। ये कुछ निश्चित शेल में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रिवॉल्व इन इनडिटरमाइन ऑर्बिट। इनडिटरमाइन ऑर्बिट में नहीं करते, इनकी कुछ एक निश्चित शेल है, उन्हीं में क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते हैं। बट दे ओनली रिवॉल्व इन अ फ्यू परमिशिबल ऑर्बिट। कुछ ही ऑर्बिट में ही ये क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं ये आपका चक्कर लगाते हैं। फिर बोर ने क्या बताया कि ये जो परमाणु, ये जो एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक, ये न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। इन्होंने इनको पूरा नाम दिया, इन्होंने इनको शेल बताया, और साथ में इन्होंने बोला कि ये एनर्जी के लेवल हैं, और उन्हीं एनर्जी के लेवल में कुछ निश्चित अमाउंट के, कुछ फिक्स अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपका चक्कर लगाते हैं। तो यही था बोर का मॉडल। और इन्होंने क्या बोला? ऊर्जा कोश, जो ये एनर्जी लेवल हैं या शेल हैं, इनको इन्होंने नाम दिए 1 2 3 4, या फिर इन्होंने बोला हम इसको बोलेंगे KLMN। तो इस तरह से इन्होंने शेलों को नाम दिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि शेलों को जो एनर्जी लेवल इन्होंने बताया, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल हैं या फिर ये शेल हैं, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? 1 2 3 4 बोला, या फिर उन्होंने बोला कि हम इनको नाम देंगे क्या? KLMN। इस तरह से आगे को ये बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से इन्होंने जो शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये बताया। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बोर के मॉडल में भी क्लियर नहीं थी कि कितने, इन्होंने बोला कि ये शेल में चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में चक्कर लगाएंगे। ये हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर हमें क्लियर होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हमें बोर मॉडल तक ही देखना है। आगे इन्होंने क्या बोला? हर कक्षा के पास अपनी ऊर्जा होती है। इन्होंने बोला ये जो नाभिक है इसके पास आसपास ये कक्षाएं बनी हुई हैं, शेल बनी हुई हैं, और इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो निगेटिव चार्ज जो घूम रहे हैं, ये घूमते हैं किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि हर कक्षा के पास, हर शेल के पास, हर एनर्जी लेवल के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के कारण वह अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बांधे रखते हैं। जैसे जो सन है वो प्लैनेट उसके कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सेम ऐसे ही जो न्यूक्लियस है उसके जो आसपास की शेल हैं, कक्षा हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। ये जो एनर्जी है वो उन इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखती है। Every orbit has its own energy. Due to the same energy, it's keep the electron inside itself. यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है, मैंने माना जो मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है उसका मास m है, और वृत्तीय मार्ग जिस चक्कर में ये घूम रहा है ऐसे, तो उसकी कुछ रेडियस होगी, मैंने माना उसकी रेडियस r है। और ये वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी होगा, वेग होगा।
और ये v वेग से घूम रहा है ना, और इसकी रेडियस r है जिस सर्कल में ये घूम रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका मास m है। तो इन्होंने बोला इस केस में संवेग, कोणीय संवेग, मोमेंटम क्या होगा, वो आपका ये होगा mv r इज इक्वल टू पाई h अपॉन 2r, सॉरी n, ये क्या है, n होगा आपका नंबर ऑफ शेल, किस शेल में वो घूम रहा है। तो ये फॉर्मूला है आपका कोणीय संवेग का, पूछा जा सकता है कब, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस का किसी शेल में चक्कर लगा रहा है। तो इस केस में उसका कोणीय संवेग, उसका मोमेंटम क्या होगा, mv r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पर n क्या है, ये आपकी शेल है, जिस शेल की हम बात कर रहे हैं 1 2 3, या फिर जो हमारी KLMN है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जहाँ n जो है वो 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम शेल के क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसी समीकरण को बोर का क्वांटीकरण समीकरण या प्रतिबंध कहते हैं। तो ये जो शेल वाला प्रोसेस इन्होंने बताया, इसी को क्या बोला जाता है, बोर का क्वांटीकरण समीकरण या प्रतिबंध। तो समझ में आया बोर का मॉडल क्या था। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है, एवरी एनर्जी लेवल हैज़ अ सर्टेन एनर्जी। और होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूम रहा है, इन्होंने ये भी क्लियर किया इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी शेल में जंप करेगा कब, जब ये देखिए एक एनर्जी थी, अगर इसकी एनर्जी कम है और इस, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसकी एनर्जी सपोज कम है और ये जो शेल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तब तो ये बड़ी आसानी से इसमें घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। घूमने से क्या होगा, इसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इस कक्षा की, जो इस शेल की एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके दूसरी शेल में पहुंच जाएगा। ये बात भी इन्होंने क्लियर की कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर काटता है जिस कक्षा में कम ऊर्जा होती है, ठीक है। जब तक एनर्जी कम है उस कक्षा की, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से आपका जो चक्कर है वो लगाता रहेगा, लेकिन जब कक्षा के पास ज़्यादा ऊर्जा हो तो वह तेज़ी से चक्कर काटेगा और दूसरी कक्षा में कूद कर चला जाएगा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उस कक्षा की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कूद कर क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा, और फिर वहाँ पर उसकी एनर्जी उस कक्षा की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। तो ये बात भी बोर के मॉडल ने क्लियर की। आज की क्लास में हमें ये बोर का मॉडल ही देखना था यहाँ तक का, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से शेल को प्रॉपर डिफाइन किया गया, क्या फॉर्मूला है, और कैसे हम बताते हैं किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि वहाँ से रीड में क्वेश्चन आया है। बाकी लिमिटेशन और देख लेते हैं लास्ट में कि बोर के परमाणु मॉडल में क्या लिमिटेशन थी, क्या कमियाँ थीं। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। इन्होंने ये तो बता दिया शेल में काट रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी ये डाउट बना रहा। इन्होंने शेल तो क्लियर कर दी, KLMN इसमें काटेंगे, और इन्होंने बता दिया जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप भी करेगा जब उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा उस शेल से। लेकिन इन्होंने भी ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट शेल में कितने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर काटेंगे। ये चीज़ इनके मॉडल से क्लियर नहीं हुई। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जब बात अंतिम कक्षा की होगी, है ना, जब लास्ट कक्षा में होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या वो कहाँ जाएंगे, है ना, ये चीज़ भी तो होगी। क्योंकि जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो वो अगली कक्षा में चला जाता है, लेकिन जब वो अंतिम कक्षा में होगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु त्याग सकता है या नहीं, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ेगा या नहीं, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं, ये सारी बात बोर के मॉडल में क्लियर नहीं थी। वेदर इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट कैन लीव द एटम और नॉट, वेदर द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट पार्टिसिपेट इन केमिकल एक्टिविटी, ये सारी बातें बोर के मॉडल में क्लियर नहीं हो पाई थी। ये अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर, और उसके बोर्स के मॉडल में जो कमियां थीं वो दूर करी किसने, बोर बरी स्कीम ने। उसमें क्लियरली बताया जाएगा कि हर शेल में, हर कक्षा में कितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जो आपकी बोर्स का मॉडल था, बोर्स के मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है और उसमें नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। अब बोर्स ने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर शेल, जैसे
KLMN, इनको नाम भी दिए 1 2 3 4। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर शेल में ही चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा अपनी एनर्जी लेवल में ही चक्कर लगाते हैं। और बोर्स ये नहीं बता पाए कि पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक शेल में एक कक्षा में चक्कर लगाएंगे। उस चीज़ को क्लियर करा किसने? बोरबरी की स्कीम ने। बोरबरी की स्कीम में कितने इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा प्रत्येक कक्षा के लिए, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ही इंट्रोड्यूस रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एटम विच इज़ कॉल्ड द बोरबरी स्कीम। तो बोरबरी स्कीम में क्लियरली हमें पता चल जाएगा इस स्कीम में कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर्टिकुलर कक्षा में। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि परमाणु की किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? 2n² होगी। और यहाँ पर ये जो n होगा ना, ये कक्षा को डोनेट करेगा 1 2 3 4। जैसे ये एक एटम है, इसमें ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये पूरा एक एटम है, एक पूरा परमाणु है। इसमें ये नाभिक है, न्यूक्लियस है। ये कक्षाएं हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये जो पहली कक्षा मैंने बनाई इसको हम या तो 1 बोलेंगे या फिर हम इसको k बोलेंगे। दूसरी कक्षा या तो मैं इसे 2 बोलूँगी या फिर उसे k के बाद क्या आ जाएगा l। ये जो तीसरी कक्षा है इसे मैं m बोलूँगी या फिर 3 बोलूँगी। तो ये जो n की वैल्यू है ना वो 1 2 3, ये जो कक्षाएँ चल रही हैं 1 2 3 से, ये वही होगा। और इन कक्षाओं में जिस कक्षा में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होंगे हम उसी कक्षा की वैल्यू रख देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगी भी। तो हमें इस फॉर्मूले से ही बताना होगा कि किसी कक्षा में किसी एनर्जी लेवल में कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हम इसी फॉर्मूले से बताएंगे 2n² से। जहाँ पर लिखा है ये जो n है ये हमें बताता है क्या? नंबर ऑफ एनर्जी शेल, कि हम कौन से एनर्जी लेवल में हैं, हम कौन सी शेल में हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, जो बोरबरी की स्कीम ने बताया कि जो सबसे बाहरी कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है? 8 ही हो सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे बाहरी कक्षा में एग्जाम में सीधा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी 8 होती है। अब ये देखिए जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रम वाइज भरे जाते हैं कि सबसे पहले k शेल फिल होगा, फिर l, फिर m, मतलब या पहले 1 फिर 2 या फिर 3, इस तरह से लाइन वाइज क्रम के अनुसार ही ये जो शेल होती हैं वो फिल होती हैं और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं। अब जैसे पहली कक्षा की मैं अगर बात करूं, ये आपका पूरा एटम है और ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो इसमें जो ये पहली शेल होगी इसे मैं या तो k बोलूँगी या 1 बोलूँगी। तो जब मुझे इस k शेल में बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको बताने के लिए जब मैं फॉर्मूला रखूँगी 2n² का, तो यहाँ पर मुझे पता है ये n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेल वो कितनी है, वो पहली ही शेल है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ही होगी और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर आ जाएंगे कितने? 2। तो याद रखिए जो पहली कक्षा होती है जिसमें हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो वहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? वो आपकी 2 हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन k शेल या पहली कक्षा में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो आपके 2 होते हैं। फिर ऐसे ही अगर हमें दूसरी कक्षा में बताना हो कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बार हमारा जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी? वो 2 होगी। और जब मैं इसको 2n² वाले फॉर्मूले में रखूँगी तो मेरी n की वैल्यू, क्योंकि मैं दूसरी कक्षा में हूँ, दूसरी शेल में हूँ, तो n की वैल्यू 2 होगी। और 2 का स्क्वायर जब मैं करूँगी तो वो कितना हो जाएगा? वो आपका ये पूरा खुल के कितना आ जाएगा? 4। और 4 2 जा 8। तो जो मेरी दूसरी शेल है जिसे मैं l से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, k के बाद l, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है KLMN, आपसे पूछ लेगा कि n शेल में बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 2 3 4। तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 × 4 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर होता है। 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, और 16 2 जा 32। तो आपको पता चल जाएगा कि n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो आपके 32 होंगे। ऐसे ही अगर मुझे तीसरी कक्षा में बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बार जो मेरे n की वैल्यू है वो कितनी होगी? वो आपकी 3 होगी। और
2n² वाले में ये जो n की वैल्यू है, क्योंकि मैं शेल नंबर 3 की बात कर रही हूँ कि उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, तो 2 इंटू एन की जगह मैं रखूँगी 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 टू ज़ा कितना हो जाएगा 18। तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी 18 होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के वहत्तम जो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो याद रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मैक्सिमम आउटर ऑर्बिट में वो आपके कितने होंगे, आंसर होगा वहाँ पर आपका 8। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये पूछेगा आपसे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है ना, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि रीट में इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए एटॉमिक नंबर हर, जैसे मैं बात करूं कॉपर की या मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो हर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख दिए हैं 1 से लेके 30 तक के, आप इनका स्नैपशॉट खींच लेंगे। ये एटॉमिक नंबर हैं हर एटम, हर एलिमेंट का, और इनका सिंबल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्योंकि सिलेबस में सिंबल भी है तो हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता होना चाहिए, H होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। जैसे फिर इसके बाद क्या आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। तो इनके 1 से लेके 30 तक ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम में आ जाए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल जो होता है वो P होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये जो परमाणु इनका संख्या है, यही परमाणु संख्या, यही एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये पूछूं जैसे कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी है 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 ही होंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे 11। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जितना उसका परमाणु संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने, जैसे रीट का आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो सेम इस तरह का एक क्वेश्चन ही बना है, मैं आगे दिखा भी दूंगी कैसे बना है क्वेश्चन। तो उसके लिए पहले आपको मैंने ये पूरा भेजा है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच के इन सबको याद कर लेंगे। तो ये 1 से लेके 30 तक के कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं और साथ में इनके मास भी हैं, एटॉमिक वेट भी है, इनका द्रव्यमान भी है, परमाणु भार भी है इनका। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हम अप्रॉक्स मानेंगे, देखिए 4.00 लिखा है, तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4, लिथियम का कितना होगा, देखिए 6.9 है तो हम इसे मानेंगे 7। इस तरह से मानना होता है क्योंकि पॉइंट में आते हैं ये, फिर हम इनको राउंड ऑफ एग्जैक्ट फिगर में मान लेते हैं। जैसे बेरिलियम जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना है 12.011, लेकिन हम मानेंगे कितना 12, कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है वो 12 होता है। नाइट्रोजन का हम 14 मानते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर लिखा है 15.999, तो हम इसको मानेंगे कितना 16। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे ही फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 17, आपका नियोन का कितना हो जाएगा 20, सोडियम का कितना हो जाएगा 23 क्योंकि 22.98 है। मैग्नीशियम का कितना होगा 24 होगा, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 27 होगा। इस तरह से फॉस्फोरस का कितना होगा वो आपका 31 हो जाएगा क्योंकि 30.97 है। लेकिन याद रखेंगे जैसे कि क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है और इसका सिंबल क्या होता है Cl, क्लोरीन का, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 35.5 भी मानते हैं या फिर हम इसको 35.4 ही मानते हैं, क्योंकि इसमें आप राउंड ऑफ एग्जैक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 35 बोल दें या 36 बोल दें, क्योंकि ये बीच में आ रहा है तो हम इसका मिडिल ही ले लेते हैं 35.5। तो इस तरह से ये क्लोरीन का है ना। अब जैसे पोटाशियम है, तो पोटाशियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि पोटाशियम का सिंबल होता है आपका K और इसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होता है वो होता है आपका 39। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि आयरन का जो लोहा है इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, वो होता है Fe। इसका एटॉमिक
नंबर कितना है वो 26 है और इसका भार कितना है वो हो जाएगा आपका 56। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है। ऐसे ही आपसे निकल का सिंबल पूछ सकता है Ni, है ना, और इसकी आपका एटॉमिक नंबर भी पूछ सकता है 28। तो इस तरह से ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई एटॉमिक नंबर दे रखा है पोटाशियम का हमें 19, ये क्वेश्चन में आपको दे देगा। तो एटॉमिक नंबर दे दिया मुझे पोटाशियम का 19 और मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है दूसरी शेल में मेरे कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, 8। तो मैंने 8 फिल कर दी और मुझे पता भी है, देखिए इसके लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, आप इस चीज़ को समझिए, ये K है और L है। तो K के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी L के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी M के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या होगी उससे आगे वाली शेल। और ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 8 ही होंगे। तो पहले जब मुझे 19 को फिल करना है, मैंने बताया था ये सीक्वेंस में फिल होंगे, तो पहली वाली शेल का मैक्सिमम उसमें 2 ही आ सकते हैं। तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और 8 हो सकते हैं, तो 8 आ गए। तो मेरे 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल हो गए। पहली वाली शेल K L, उसके बाद आती है M शेल, टोटल 19 हैं। तो इस वाली शेल में याद रखेंगे मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यही आउटर मोस्ट शेल है। तो इसलिए इसमें भी मैक्सिमम कितने होंगे, वो 8 ही हो सकते हैं। वैसे इसमें थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं, 18, लेकिन हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 रखेंगे। और उसके बाद वो जंप करके कहाँ जाएंगे, अगली शेल में पहुँच जाएंगे। तो 2 8 8 कितने फिल हो गए, 18। उसके बाद मुझे एक और फिल करना है अगली शेल में, और इस तरह से मेरे ये पूरे के 19 के 19 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरी शेल में फिल हो गए। उसके बाद जैसे कार्बन है, कार्बन तो बहुत सिंपल है फिल करना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4 हो गए फिल 6। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, मैंने पहले ही बता दिया, यही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फिल करने हैं शेलों में। तो जैसे 11 है तो पहली शेल में कितना होगा, 2। दूसरी शेल में कितने होंगे, 8। तो 10 हो गए और तीसरी शेल में फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 11 फिल हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपल आपसे पूछेगा, ज़्यादा भारी इसमें नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको बता दिया। ये आपको स्क्रीनशॉट खींच के इन सबको 1 से 30 तक इनके जो सिंबल है, जैसे कॉपर का Cu है, इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर 29 है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें याद करनी है। बाकी नेट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी, या बुक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हमें पता करना है कि किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, और उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि रीट में यही क्वेश्चन आया था। रीट में उन्होंने एक एलिमेंट दिया, उसमें उन्होंने उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन में बता देगा आपको। देखिए, अगर कोई भारी एलिमेंट दिया है, बहुत बड़ा एलिमेंट दिया है, जिसका मतलब 1 से 30 की रेंज में नहीं है, उससे बड़ा वाला एलिमेंट दे दिया है, सबके तो आप याद नहीं रख सकते ना। तो कुछ 1 से 30 तक अप्रोक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना आसान है, वो आप याद रख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वाला नंबर देगा तो वो आपसे क्वेश्चन में दे देगा आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम का हो सकता है वो आपको एटॉमिक नंबर ना दे। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो कितनी होती है, 11 होती है। वैसे जो रीट में जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया था। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, और जो एटॉमिक नंबर 11 हो गया। परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है सोडियम का, वो 23 होता है। तो इसको फिल कैसे करते हैं, देखिए जैसे Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। तो नीचे जो होता है वो होता है ये आपका एटॉमिक नंबर, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऊपर यहाँ लिखा होता है आपका द्रव्यमान, जो एटॉमिक मास होता है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में लिखा हो तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है। नीचे वाले का ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या फिर आपके एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को। और ये जो ऊपर लिखा होगा ये बताएगा किसको, परमाणु के भार को, एटॉमिक मास को। ये बात याद रखनी है, जैसे इस यहाँ पर भी लिखा है। तो मुझे अब यहाँ पर पता चल गई, क्वेश्चन में दे देगा परमाणु संख्या जैसे इन्होंने दी है, और परमाणु द्रव्यमान दिया है। और इन्होंने हमसे पूछा है कि अब हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रीट में आया था, लेकिन उसमें कोई और एलिमेंट था। तो इस बार कुछ और एलिमेंट के साथ आपसे पूछ लेगा। याद रखेंगे
ये मैंने बहुत बार बोल दिया है ताकि आपको याद भी रहे। ये जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, यही बताती है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, वो हैं 11। जैसे कार्बन का जो संख्या है वो 6 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया मुझे, कितना हो गया, वो मेरा 1। एक बात आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के। याद ना, जे थॉमसन ने यही बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो जो मेरे प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो मुझे इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए, मेरे प्रोटॉन भी पता चल गए, दोनों ही क्या होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं उस एलिमेंट की। अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, वो उसमें कितने होंगे। और न्यूट्रॉन पता करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूट्रॉन पता करने के लिए फॉर्मूला होता है परमाणु भार, जो ऊपर दिया होता है, जैसे 23 है सोडियम का, और उसको हम माइनस करते हैं किससे, परमाणु संख्या से। तो एटॉमिक भार जो था वो 23 था, और जो संख्या थी वो 11 थी, और 23 में से 11 माइनस करा तो आपका आंसर आ गया 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें यहाँ से पता चल गए। अब जैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे कि आयरन, जिसका संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Fe होता है, जिसे हम लोहा बोलते हैं। तो ये कि यहाँ पर लिखा है कि नीचे 26 और ऊपर लिखा है 56। तो पता है ये नीचे वाला क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि यही परमाणु संख्या है और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, वो मेरे 26 हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मेरे प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी मेरे 26 हैं। और न्यूट्रॉन मैं कैसे पता करूँगी, 56 में से 26 माइनस कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गए, जो कि मेरे 30 होंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछेगा, कॉपर का पूछ सकता है आपसे। तो कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, सिंबल होता है Cu। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और इसका मास कितना होता है, वो होता है 64। ठीक है, जैसे देखिए आप टेबल में भी देख सकते हैं, कहाँ है आपका कॉपर, ये रहा। देखिए कॉपर का संकेत है Cu, इसका एटॉमिक नंबर है 29, और इसका मास कितना है, 5 से ऊपर हो गया तो हम इसको 64 मान लेंगे। तो ये इसका एटॉमिक मास है आपका कितना, 64। राउंड ऑफ आप कर लेंगे। बाकी ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको देगा क्वेश्चन में, और तभी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कॉपर में प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है वो है इसका 29, तो प्रोटॉन 29, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 29 होंगे, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन 29 तो प्रोटॉन भी 29 होंगे। और जब मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे हम 64 में से 29 माइनस करेंगे तो वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितने हो जाएंगे, 35। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में जब आपको क्वेश्चन में देगा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, उसके बेसिस पर आप निकाल पाएंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन रीट में भी आया है, और आने वाले किसी भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और ये भी याद रखेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसमें जो नीचे लिखा होता है वो तो होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है जैसे सोडियम के केस में वो होता है आपका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर परमाणु भार। तो इस तरह से ये वाला सेशन था जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा। मैंने पूरा बता दिया किस तरह से शेल में आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिंपल सिंपल। मैक्सिमम कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो आपके 8 ही होंगे। तो यही थी आपकी बोरबरी की। देखिए हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम होता है, परमाणु होता है, और उसका एक द्रव्यमान होता है, उसकी एक परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिनके एक से ज़्यादा परमाणु संख्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा, या फिर उनका एक से ज़्यादा एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा या भार होगा। तो उन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। ये वाला जो पार्ट है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से रेलवे में अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए थे वहाँ भी क्वेश्चन बने थे यहाँ से। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या हैं, पहले हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होंगे, इसके बहुत सारे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, है ना। जो इसमें सबसे छोटा कण है उसे ही हम एटम बोलते हैं। तो ऐसे इसमें छोटे 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 बहुत सारे एटम होंगे हाइड्रोजन के। तो ये जो
एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तो इसमें जो इसके एटम हैं, बहुत से एटम इसमें क्या होंगे कि उनका एटॉमिक मास तो अलग अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। और ऐसे ही जो इसमें एटम होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व है हाइड्रोजन, और इसके जो परमाणु होंगे उनमें कुछ ऐसे परमाणु, कुछ ऐसे एटम होंगे कि जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, और इन्हें ही हम आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। कैसे, देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक हैं, और इसमें जो इन तीनों समस्थानिक हैं, तीनों आइसोटोप्स हैं, इनमें जो नीचे हम लिखते हैं इनका एटॉमिक नंबर, ये मैंने पहले भी समझा दिया है। तो नीचे जो हम इनकी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या लिखते हैं, वो इन तीनों एटम की सेम है, लेकिन इन तीनों एटम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा 1 2 3, ये अलग अलग होगा। तो ऐसे ही एलिमेंट में एटम जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो डिफरेंट होता है, और उन्हें ही हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि बताइए जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास, द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों के नाम पता होने चाहिए आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए, ये जो ड्यूटेरियम है ना, इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, भारी जल भी बोलते हैं, D2O। ये हमारा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और आपका टेस्टलेस होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, वो क्या है, वो आपका हैवी वाटर होता है, D2O। ये आपको याद रखना है, और इसके तीनों समस्थानिक, तीनों आइसोटोप के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है कि इन सब में सबके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है, लेकिन जो इनका द्रव्यमान है, मास है, वो अलग अलग है। एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो ये बात ही यहाँ पर लिखी है। ऐसे ही कार्बन, कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः हम 3 लेते हैं। कौन से होते हैं, देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है पीछे वाली क्लासेस में, कि इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। और इसका जो भार होगा, जो हम कॉमन वाला मानते हैं, नॉर्मली जो हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इक्विवेलेंट होता है, वो आपका 12 होता है। लेकिन इसके और भी मासेस के एटम होते हैं, 12, 13, 14, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी में क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, जो कि कार्बन का 6 होता है। बाकी इनके जो एटॉमिक मास हैं, परमाणु द्रव्यमान है, वो अलग अलग है, 12, 13, 14। तो यही बात आपको याद रखनी है कि कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं मुख्यतः। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका C6C12, 6C13, 6C14, जिसमें जो ये 6C14 है, ये हमारा रेडियो सक्रिय आइसोटोप्स होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक, कौन सा आइसोटोप रेडियो सक्रिय आइसोटोप होता है, तो वो आपका होता है C6, जिसका मास होगा कितना, 14। ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा पोलोनियम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, तो इनको आप याद रखना। पोलोनियम जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं इसके बाद कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग इन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ नीचे बताए हैं। सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। कौन कौन से फील्ड में, आइए देखते हैं। देखिए, जो यूरेनियम है, उसका जो एक समस्थानिक होता है, उसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनेंगे पॉइंट में, जो मैंने आपको बातें लिखी हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक, जो फर्नेंस होती है, जो
परमाणु भट्टी होती है उसमें ईंधन की तरह कार्य करता है यूरेनियम का एक आइसोटोप। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर के उपचार के लिए जो कोबाल्ट होता है उसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और वो कौन सा आइसोटोप होता है जिसका भार क्या होगा, वो आपका 60 होगा। तो ये क्वेश्चन सीधा बनता है एग्जाम में कि कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप होता है जो कैंसर में हम यूज़ करते हैं। तो जिसका परमाणु मास, जो एटॉमिक मास है वो 60 होता है, वो वाला आइसोटोप हम यूज़ करते हैं कैंसर में। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जो घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में, गले में थायराइड की कमी की वजह से वहाँ पर ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन सही से स्रावित नहीं करता, सीक्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। तो उसके इलाज में भी आयोडीन के एक समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, जैसे यहाँ पर लिखा है। और वो कौन सा समस्थानिक है आयोडीन का, 131, जिसका मास कितना होगा 131, वो वाला समस्थानिक यूज करा जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ठीक है, नोट के अंदर क्या लिखा है, समस्थानिक के होने की बात सबसे पहले 1930 में किसने बताई, फ्रेडरिक सोडी ने बताई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समस्थानिक होने की बात एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे 1913 में फ्रेडरिक सोडी ने इसको बताया था। तो समझ में आ गए समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए इसके बाद इसमें आते हैं आपके आइसोबार, संभारिक। और संभारिक जो होते हैं ना वो आइसोटोप से उल्टे होते हैं। इनमें क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट होंगे और उन अलग अलग एलिमेंट्स की जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो तो समान होगा इस केस में, लेकिन इस बार जो एटॉमिक नंबर होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसे ही एलिमेंट जिनमें परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो सबका समान होगा, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा भी है, जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका जो मास होता है वो 40 होता है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 20 है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो फिर से 40 है। तो इन तीनों केस में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं, इन सभी के जो एटॉमिक नंबर हैं, परमाणु संख्या है वो तो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का ही जो परमाणु द्रव्यमान है, जो भार है वो समान है। और ऐसे ही एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है जो ये एटॉमिक नंबर इनके नीचे लिखे हैं यही किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और ये हमने पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है सबके वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा वो बराबर होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे ये आर्गन है तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और वो कितने होंगे 8, तो 8 प्रोटॉन हो गए। और इसका एटॉमिक मास, जो द्रव्यमान है वो 40 है। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में से इसको माइनस करके। तो हमारे जो न्यूट्रॉन हैं वो 32 निकल कर आ जाएंगे। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये कितना बैठने वाला है, ये आपका 40 ही बैठने वाला है। अब अगर मैं इस पोटाशियम के केस में बात करूं तो इसका जो प्रोटॉन होंगे वो 18 होंगे, और 18 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो वो आपके कितने आने वाले हैं, तो वो आपके आने वाले हैं 22। और 22 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ये यहीं पर यही कह रहा है कि इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका जो सम बैठेगा, जो योग बैठेगा वो क्या होगा, वो समान होगा, बराबर होगा। ठीक। देखिए इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो भी आइसोबार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो इनका परमाणु द्रव्यमान है वो, जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है। वो कितना होता है, 14 होता है। जैसे कार्बन में हमने एक आइसोटोप पढ़ा था जो आपका क्या था, रेडियो सक्रिय था, जिसमें उसका मास कितना था, 14 था। और हमें एटॉमिक नंबर तो पता ही है कार्बन का कितना होता है, 6। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसमें भी इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 7 होता है। तो इस केस में इन दोनों के एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या तो अलग है, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान, जो मास है, एटॉमिक
मास है वो सेम है, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन भी क्या हैं, आपके आइसोबार्स हैं। समझ में आ गया। और ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आर्गन, पोटाशियम और आपका कैल्शियम, इन तीनों में भी क्या है, इनका जो एटॉमिक मास है वो समान है और इसीलिए ये क्या है, ये आपके आइसोबार्स हैं। ठीक है। इसके बाद एक तीसरे आते हैं आपके आइसोटोन। ठीक है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या, जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो वो क्या होते हैं, वो आपके आइसोटोन होती हैं। जैसे जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक था ट्राइटियम, और ऐसे ही जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, वो 4 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इन दोनों केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जैसे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, हाइड्रोजन में 2। और ऐसे ही अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये क्या है, ये आपके आइसोटोन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, वो आपकी समान है। दोनों परमाणुओं के नाभिक में जो नाभिक होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसमें एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वो 2 है। और इसी वजह से जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके आइसोटोन्स होते हैं। यही बात इंग्लिश में लिखी है, एटम हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही आपके आइसोटोन होंगे। और पूरा एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा भी दिया है हीलियम और हाइड्रोजन का। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोटोप। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर।